Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ का चैप्टर नंबर 6 प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को डिस्कस करना शुरू किया था। आज फिर हम इसका अहाता करते हैं कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्या है और ये जो थ्योरी है, नजरिया है, ये किसने पेश किया। चैप्टर नंबर 6 है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 1 है डैश प्रेजेंटेड द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ए प्रोफेसर डाइस ने पेश की ये थ्योरी। बी हेंस केल्सन, सी ऑस्टन, डी बेंथम। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हेंस केल्सन। हेंस केल्सन, HANS, हेंस केल्सन प्रेजेंटेड द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। हेंस केल्सन ने पेश की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। According to Hans Kelsen, a theory of law must deal with law as it is actually laid down. As it is actually laid down. Hans Kelsen कहता है, according to pure theory of law, according to the Hans Kelsen, what is the pure theory of law? What is the crux? What is the theme of the pure theory of law? What is the pure theory of law? A pure theory of law must deal with law as it is actually laid down, as it ought to be. In this, he agreed with Austin, and insistence on this point got him the title of positivist. अब इन 3-4 लाइनों को का अहाता हमने करना है कि केल्सन क्या कह रहा है। केल्सन का नजरिया क्या है, केल्सन क्या कहना चाह रहा है। A theory of law must deal with law, कि लॉ, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो लॉ से ही डील करती है कि कानून ही सब कुछ है, कानून की ही हुक्मरानी है। कानून है तो स्टेट की एग्जिस्टेंस है, लॉ है तो स्टेट की एग्जिस्टेंस है। लॉ नहीं है, लॉ लेसनेस है तो कोई स्टेट नहीं है। A theory of law must deal with law as it is actually laid down, जो कि एक्चुअली लेड डाउन किया गया हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फार्मुलेट किए गए हो और उसके पीछे सैंक्शन हो और उसके पीछे फोर्स हो, उसको इंप्लीमेंट करवाने वाली फोर्स हो। A theory of law must deal with law as it is actually laid down, के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि एक स्टेट की तरफ से बनाए गए हों, और फिर लॉ की जो थ्योरी है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो लॉ पर ही बेस करती है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो ये बताती है कि लॉ ही सब कुछ है, कानून ही सारी की सारी चीजों को जन्म देता है। इल्लत होती है और मलूल होता है, काज होता है और उस काज से कोई चीज जन्म लेती है, क्रिएशन होती है किसी चीज की। अगर आप थोड़ी सी फिलॉसफी के अंदर जाएं, थोड़ा सा आप गौर और तदब्बर करना शुरू करें तो कायनात की हर चीज जो है उसकी इल्लत है, उसकी काज है। आई हैव अ ग्लास इन माई हैंड, इसकी इल्लत है। अब ये किस चीज से बना है उसकी इल्लत है। एक किसान, एक फार्मर जो है वो बीज बोता है और बीज बोने के बाद एक उसमें से जो है वो फसल की शक्ल में पौधा निकलता है और पौधे से आगे जो है वो मिसाल के तौर पे गंदम की फसल है और उसमें
वो बीज से आगे जो है वो उसको सिट्टे लगते हैं, फिर उसमें गंदम जो है वो उसके दाने आते हैं, फिर उससे आटा बनता है। तो हर चीज की इल्लत है, हर चीज की काज है कायनात के अंदर, सिवाय हर चीज की काज आप ढूंढ सकते हैं सिवाय उस खुदाए बालातर के, जो कि सबसे बड़ा है, कि जिसकी अगर आप इल्लत ढूंढने के पीछे चल पड़ेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उसकी कोई इल्लत आपको नहीं मिलेगी। बाकी हर दुनिया की हर चीज, कायनात की हर चीज की इल्लत है कि उसकी काज है कि हर चीज जो है वो किसी ना किसी चीज से बनी है। ठीक है, तो लॉ जो है, लॉ की एग्जिस्टेंस से जो है वो स्टेट ने जो है वो जन्म लिया। रियासत, अगर लॉ नहीं है तो कोई रियासत नहीं है, अगर लॉ है तो फिर रियासत का वजूद है, रियासत की एग्जिस्टेंस है। तो इसलिए अ थ्योरी ऑफ लॉ मस्ट डील विद लॉ। हैंस कैल्सन कहता है कि लॉ की थ्योरी जो है वो लॉ को ही डील करती है। लॉ है तो सब कुछ है, लॉ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इट इज एक्चुअली लेड डाउन एंड नॉट एज इट ought टू बी। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ हैंस कैल्सन ने पेश की, वो कहता है कि ought टू बी का कोई वजूद नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए, बल्कि लॉ ये कहता है कि ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है। ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है। शैल टू डू, शैल टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, कि आपने कुछ करना है और हर हाल में आप करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपसे ये कहा गया है कि आपने करना है, हर हाल में आप करेंगे, आप नहीं करते हैं, तो फिर वहां से एक ड्यूटी जन्म लेती है। आगे चल करके हम देखेंगे कि लॉ जो है वो ड्यूटी, ऑब्लिगेशन को जो है वो जन्म देता है। और ऑब्लिगेशंस किसके लिए होंगी? वो जो पर्सन है, जो सिटीजन है, उसके लिए वो ड्यूटीज होंगी, ऑब्लिगेशंस होंगी, तो उन्होंने परफॉर्म करना है, कुछ करना है या कुछ नहीं करना। तो हैंस कैल्सन के मुताबिक लॉ से ही जो है वो, लॉ बेस करता है लॉ पर, और सारी चीजें जो है वो लॉ से इवॉल्व होती हैं। अगर लॉ है, कानून है, तो स्टेट भी है। अगर लॉ नहीं है तो फिर स्टेट भी नहीं। और नॉट एज इट इज ought टू बी, इस लॉ के अंदर इस चीज की गुंजाइश नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस चीज की गुंजाइश नहीं है, बल्कि लॉ ये कहता है कि लाजमी तौर पे ऐसा करना है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, कि आपने कुछ करना या आपने कुछ नहीं करना। इन दिस ही एग्रीड विद आस्टन। इस नजरिए को मद्देनजर रखते हुए ही एग्रीड, वो मुत्तफिक है, वो मुत्तफिक, एग्रीड विद, ही एग्रीड पास्ट का सेंटेंस है कि वो मुत्तफिक रहा विद आस्टन एंड इंसिस्टेंस। आस्टन क्या कहते हैं कि वो आस्टन के साथ मुत्तफिक है। आस्टन कहता है कि कमांड है, लॉ जो है वो क्या है, हमने पढ़ा है चैप्टर 1 के अंदर। आस्टन कहता है लॉ जो है वो कमांड है, वो सॉवरन की कमांड है, हुक्म है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, उसके पीछे फोर्स है, ताकत है, ड्यूटीज जो है वो क्रिएट होती है, सिटीजन्स ने ड्यूटी परफॉर्म करनी है, उन ड्यूटीज परफॉर्म होने के साथ जो है वो राइट्स जन्म लेंगे, और राइट्स, ड्यूटीज परफॉर्म होंगी तो राइट मिलेंगे लोगों को। अगर ड्यूटीज परफॉर्म नहीं होंगी तो राइट का कोई वजूद नहीं है। और ड्यूटीज ही परफॉर्म करनी है। वो किस तरह से परफॉर्म करनी है कि मेरी भी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है। जैसे हर शख्स का जीने का राइट है, तो वो मेरा भी है, वो आपका भी है, वो एक्स का भी है, वो वाई का भी है, वो जी का भी है। वो हर एक का राइट है, वो हर एक का राइट भी है, और हर एक की ड्यूटी भी है। ड्यूटी है कि हमने वो परफॉर्म करनी है। अगर हम वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर कोई राइट नहीं।
हम में से हर एक ने इस चीज का ख्याल रखना है कि हम हमारे एक्शन से हमने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। ड्यूटी हर एक परफॉर्म करेगा तो राइट सबको मिलते जाएंगे। उसके बाद है जी, और आस्टन ने कहा कि जो हैंस केल्सन है वो आस्टन के साथ मुत्तफिक है, और आस्टन का जो नजरिया है वो ये है, वो पॉजिटिव लॉ पर यकीन रखता है और कहता है कि पॉजिटिव लॉ है, मैन मेड लॉ है, और मैन मेड लॉ रियासत के अंदर जो है वो, रियासत जो है वो हुक्म देती है, रियासत कहती है कि कुछ करना है या कुछ नहीं करना, तो फिर वैसे ही जो है वो करना होता है। और जब वो हैंस केल्सन उसके साथ इत्तेफाक करता है तो फिर वो डेफिनेटली पॉजिटिविस्ट कहलाएगा। कि पॉजिटिविस्ट कौन होता है? जो मैन मेड लॉ पर यकीन रखता है। केल्सन राइट्स दैट a theory of law must be free from ethics। केल्सन कहता है कि थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो आजाद है अखलाकियात से, पॉलिटिक्स से, सोशियोलॉजी से, हिस्ट्री से, एटसेट्रा। In other words, it must be pure from all those things which has been mentioned just right before। जो मैंने अभी आपके सामने बयान की, एथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में कैसा होता रहा, इस तरह के मामलात में क्या हुआ, सोशल वैल्यूज को देखा जाए, पॉलिटिक्स को देखा जाए, अखलाकियात के तकाज़ों को देखा जाए, तो वो कहता है कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो इन सब चीज़ों से आज़ाद है। कि लॉ जो है वो प्योर होता है, वो स्टेट का हुक्म है, रियासत के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उन पर अमल दरामद करना है, इसीलिए वो पॉजिटिविस्ट भी कहलाता है। और कहता है कि लॉ जो है वो प्योर है फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। अब अखलाकियात के तकाजे जो है वो, अगर आप, हमने सोर्सेज ऑफ लॉ का चैप्टर पढ़ा कि लॉ के कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो उसमें कस्टम में अखलाकियात आती हैं। अखलाकियात के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए, सोशल वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए एक कस्टम बनता है। वो कस्टम जो है वो आगे चल करके रियासत उसे अडॉप्ट करती है, रियासत उसे मना नहीं करती लोगों को परफॉर्म करने से, तो फिर वो जो है वो, अगर रियासत उसे कानून का दर्जा दे दो तो वो कानून बन जाता है, कि कस्टम के जरिए से जो है वो कानून का दर्जा इख्तियार कर गया। लेकिन इसके अंदर ये कहा गया है कि प्योरली जो लॉ है वो रियासत के हुक्म से बनता है, रियासत के जो एक अदारा है लेजिस्लेचर, उसकी तरफ से कानून साजी के जरिए से बनता है। उसके बाद है व्हाट इज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ये अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी हम देखेंगे। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, अगर आपने इसको देखा होगा, आपकी लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई है, उसके अंदर आप भी देखिएगा, उसके अंदर जो है वो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की मीनिंग्स दिए हुए हैं कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है क्या इन एक्चुअल सेंस। द फिलॉसफी ऑफ हैंस केल्सन, हैंस केल्सन का फलसफा क्या है? अब सब एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाऊं कि फिलॉसफी जो है, फलसफा जो है, वो कहता है कि दुनिया का हर शख्स फलसफी है। अगर आप में से किसी ने फिलॉसफी पढ़ी है तो फिलॉसफी की बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि दुनिया का हर शख्स फिलॉसफी। जो ये कहता है कि जी दफा करो, फलसफा भी कोई सब्जेक्ट है, फजूल में पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, उसका भी एक नजरिया है। फिलॉसफी कहती है कि हर वो शख्स जो कोई नजरिया रखता है वो फिलॉसफी है, वो फलसफी है। तो लिहाजा द फिलॉसफी ऑफ हैंस केल्सन, कि कैल्सन के नजरिए के मुताबिक, फिलॉसफी से क्या मुराद है कि नजरिया है कैल्सन का, और ये नजरिया ही है ना कैल्सन का, कि लॉ प्योर है और ये फ्री है फ्रॉम एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी एटसेट्रा।
कि इन तमाम चीजों से मावरा है। ये नजरिया है कैल्सन का, हैंस कैल्सन का। तो फिलॉसफी ऑफ हैंस कैल्सन इन विच ही कंटेंड्स दैट अ लीगल सिस्टम मस्ट बी प्योर। ये लीगल सिस्टम जो है वो प्योर होना चाहिए, प्योर फ्रॉम all other sources of law, but to legislation, except to legislation. That is self-supporting and not dependent on extra legal values. Extra legal values को नहीं मानती ये theory। हेंस कैल्सन के मुताबिक, हेंस कैल्सन ये कहता है कि लॉ जो है वो लीगल वेज से ही जो है वो इवॉल्व होता है। और लीगल वेज क्या है कि स्टेट है, स्टेट जो है वो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जो है वो एग्जिस्टेंस में आई है, वजूद में आई है, और उसके अंदर उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आइन है, और आइन के तहत वो रियासत जो है वजूद में आई है। और आइन में लिखा है कि आइन के मुताबिक इस रियासत का कि हर जो कानून बनाया जाएगा उसकी रूह ये होगी, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है वो कानून साजी की जाएगी। जैसे पाकिस्तान के कानून आइन की रूह ये है कि जो भी कानून बनाया जाएगा वो कुरान और सुन्ना को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा, कि उसके अगेंस्ट नहीं जाया जाएगा। तो हर जो कानून बनाया जाएगा वो लीगल वेज को अडॉप्ट करते हुए, कि पार्लियामेंट में बिल पेश होगा, वो उस पर जो है वो प्रोसेस होगा और वो कानून का दर्जा इख्तियार कर जाएगा, तो लीगल वेज से ही जो है वो कानून बनेगा। लॉज आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, के लॉ जो है वो उसको डिफाइंड नहीं किया जाता हिस्ट्री, एथिक्स, सोशियोलॉजी और अदर एक्सटर्नल फैक्टर, रादर अ लीगल सिस्टम, कि लीगल सिस्टम से ही लॉ जो है वो इवॉल्व होता है, प्योर है, प्योर है फ्रॉम ऑल दीज एथिक्स एंड हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। बस रवाज को, कस्टम को देखा जाएगा, एथिक्स को देखा जाएगा, जो रिलीजन है उसको देखा जाएगा, इक्विटी जो है उसको देखा जाएगा, कन्वेंशंस को देखा जाएगा, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को देखा जाएगा। तो ये इन सब चीजों से जो है वो पाक है, प्योर है। कानून लीगल वे से ही बनता है, इसलिए प्योर है, प्योर प्योर हर तरह से प्योर। A legal system is an interconnected system of norms, के norms से connected है, in which coercive techniques are used to secure compliance। हमारी नॉर्म है जी, हमारी ये नॉर्म है, हमारी नॉर्म है, रियासत पाकिस्तान की नॉर्म है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पेश की गई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान ने पेश की। लियाकत अली खान ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की उसके अंदर वो सारी नॉर्म्स थी, कि इन नॉर्म्स को मद्देनजर रखते, लीगल नॉर्म्स थी वो, जो कि पार्लियामेंट के अंदर पेश की, एक बिल पेश किया। वो नॉर्म्स क्या थी कि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान पर जो हुक्मरानी है, कानून, जो ताकत का सरचश्मा है वो अल्लाह ताला की जात है, और रियासत के अमूर को चलाने के लिए जो रियासत के अंदर के शहरी और बासी हैं, जो उनसे मुंतखब होकर लोग आएंगे, वो उसके गवर्नेंस को चलाएंगे अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। ये नॉर्म। दूसरी नॉर्म क्या रखी कि फेडरेशन होगी। तीसरा नॉर्म क्या था कि फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर किया जाएगा। चौथा क्या था कि माइनॉरिटीज को सिक्योर किया जाएगा।
रियासत पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन होगी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज को सिक्योर किया जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस को बहाल किया जाएगा, लोगों के रियासतों के साथ जो है पाकिस्तान की रियासत के जो ताल्लुकात हैं उनको बहाल किया जाएगा। तो ये सारी की सारी नॉर्म्स थी उसके अंदर, जो कि आज भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का हिस्सा है कि इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो 2A आर्टिकल 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर उसको रख दिया गया है कि जो भी कानून बनेगा वो इन नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाए। A legal system is an interconnected system of norms, कि लीगल सिस्टम्स जो है वो हर रियासत की नॉर्म्स पर बेस करता है, in which coercive techniques are used to secure compliance, कि फिर वो जो नॉर्म्स हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए जबर कॉसिव जबर की टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है, आर यूज्ड टू सिक्योर कंप्लायंस, के रूल एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए फिर उन सब जो भी नॉर्म्स हैं उन पर अमल दरामद करवाने के लिए फिर कॉसिव सैंक्शंस फोर्स का जो है वो अमल किया जाएगा, उस टेक्निक्स को यूज किया जाएगा। द वैलिडिटी ऑफ ईच लॉ, हर जो लॉ है उसकी वैलिडिटी और लीगल नॉर्म इज ट्रेस टू अनदर लीगल नॉर्म। इसकी एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि हंस कैल्सन ने कहा कि हर जो लॉ है लॉ लीगल मेथड से ही हासिल होता है, प्योर है फ्रॉम एथिक्स, फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम सोशियोलॉजी, इन सब से कि लॉ जो है वो लीगल मेथड के थ्रू ही जो है वो इवॉल्व किया जाता है। रियासत है तो रियासत के जो अदारे हैं उनके जरिए से लॉ की फॉर्मुलेशन की जाती है, लेजिस्लेशन की जाती है पार्लियामेंट के जरिए से, और वो प्योर होता है फ्रॉम एथिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इन तमाम चीजों एक्सेट्रा। इक्विटी हो सकती है, वो रिलीजन हो सकता है, वो कन्वेंशन हो सकता है, यूजेज हो सकता है, एक्सपर्ट ओपिनियन हो सकती है। तो नॉर्म जो है जैसे हमने देखा कि रियासत पाकिस्तान की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 जो 12 मार्च 1949 के अंदर लियाकत अली खान जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 12 मार्च 1949 में पेश की, उसके अंदर ये सारी की सारी नॉर्म्स थी कि इनको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान का आइन बनाया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी कानून साजी की जाएगी कि ताकत का सरचश्मा अल्लाह ताला की जात होगी और पाकिस्तान के अंदर फेडरेशन होगी और फंडामेंटल राइट्स को जो है वो सिक्योर किया जाएगा, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर रहने वाली माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो प्रोफेस कर सकेंगे अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को। ये सारी की सारी नॉर्म्स हैं। अब इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए कानून साजी होगी। ये लीगल नॉर्म्स हैं, ये लीगल नॉर्म्स हैं। अब इन लीगल नॉर्म्स से हट करके अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है कि जिसमें माइनॉरिटीज के राइट्स जो है उनकी वायलेशन होती है, तो फिर वो चैलेंज हो जाएगा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस चीज को मद्देनजर रखेगी? वो मद्देनजर रखेगी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसके अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान का जो भी, और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्यों मद्देनजर रखेगी, क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बना दी गई है और अब वो लीगल नॉर्म है कि उसको मद्देनजर रखते हुए ही जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे उसको मद्देनजर
अब ये नॉर्म है, लीगल नॉर्म है कि कोई भी ऐसी कानून साजी नहीं की जाएगी जिससे कि पाकिस्तान में बसने वाले माइनॉरिटीज, अकलियती जो बरादरियां हैं, उनके राइट्स की वायलेशन हो, वो अपने कल्चर को प्रोफेस ना कर सके फ्रीली, वो अपने रिलीजन को प्रोफेस ना कर सके फ्रीली। तो अगर ऐसी वायलेशन होती है तो वो फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को यूज करते हुए फॉर द enforcement of the fundamental rights under the article 184 sub clause 3 of the constitution of Pakistan 1970। ये लीगल लॉ है। अगर कोई ऐसी कानून साजी की जाती है जो कि कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट है, तो वो भी चैलेंज हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारे के सारे जो है वो लीगल नॉर्म्स हैं जिसका जिक्र ये किया है कि लॉ जो है वो बेसिकली लीगल नॉर्म से वजूद में आता है, प्योर होता है। लॉ के अंदर जो है वो एथिक्स का, सोशियोलॉजी का और हिस्ट्री का ये कोई, इसका कोई अमल दखल नहीं है, इक्विटी का कोई अमल दखल नहीं है, ये प्योर है। और लीगल नॉर्म्स इज ट्रेस्ड टू अनदर लीगल नॉर्म। एक लीगल नॉर्म जैसे मैंने आपके सामने पेश किया कि हर शख्स का ये फंडामेंटल राइट है, ये एक लीगल नॉर्म है जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से मिला कि हर शख्स का फंडामेंटल राइट है कि उसे जमात साजी करने दी जाए, उसे सियासी जमात बनाने दी जाए। हर शख्स का फंडामेंटल राइट है कि उसे मूव करने दिया जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रीली, विदाउट एनी कॉशन, विदाउट एनी इंटरप्शन, कि वो मूव करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट इंटरप्शन। अगर उसका ऐसा राइट, अब कोई भी ऐसा कानून बनाया जाएगा, जो भी कानून बनेगा वो इस लीगल नॉर्म को फॉलो करते हुए बनेगा। अगर इस लीगल नॉर्म को फॉलो करते हुए नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, फिर वो चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो लीगल नॉर्म की ही अगेंस्ट है। एक लीगल नॉर्म है कि फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर किया जाएगा, तो अगर उसको ही सिक्योर नहीं किया गया एक कानून को बनाते हुए तो फिर वो कोई कानून नहीं है। जैसे हैंस केल्सन कहता है कि लॉ मस्ट बी प्योर फ्रॉम ऑल दीज एथिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। तो लिहाजा लीगल नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए ही कानून जो है वो वजूद में आता है। अल्टीमेटली all laws must find their validity in the society's basic norm। अब ये एक लाइन जो है ये भी समझने वाली है। all laws, तमाम कानून मस्ट फाइंड, लाजमी तौर पे चाहिए, फाइंड देयर वैलिडिटी, उनको अपनी जो वैलिडिटी है, जायज होना जो है उसका चाहिए उसके लिए इन द सोसाइटी बेसिक नॉर्म के। बेसिक नॉर्म जो है, जो बेसिक नॉर्म है उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए उसके वजूद में, कि उसके वजूद में उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे इंसान के अंदर, इंसान होने के लिए अकल, शऊर का होना जरूरी है, अदरवाइज वो जानवर है। इंसान क्यों है? क्योंकि इंसान के अंदर दो क्वालिटीज हैं, जानवर के अंदर सिर्फ एक है कि वो जानवर है, सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर विजडम है, शऊर है, तो फिर वो इंसान है। अगर वो नहीं है, बेसिक जो रूह है वो नहीं है, तो फिर वो इंसान नहीं है, जानवर है। तो वो ये ऑल लॉज मस्ट फाइंड देयर वैलिडिटी, कि हर जो कानून बनाया जाएगा उसके लिए चाहिए, उसके जायज होने के लिए चाहिए इन द सोसाइटीज बेसिक नॉर्म। जो सोसाइटी की बेसिक नॉर्म है, जो सोसाइटी के अंदर जो है माइनॉरिटी रह रही है, और माइनॉरिटी की बेसिक, उस रियासत के अंदर रहते हुए बेसिक नॉर्म क्या होगी
कि उनको उनके कल्चर के को प्रोफेस करने के लिए, उनको उनके रिलीजन को प्रोफेस करने के लिए उनको फ्री हैंड दिया जाए, उनको आज़ादी दी जाए, उनको फ्रीडम दी जाए कि वो आज़ादाना तौर पर अपने कल्चर को, अपने वर्से को, अपनी विरासत को, अपने अपने मजहब को जो है वो प्रोफेस कर सके। अब अगर तमाम कानून जो हैं वो बेसिक नॉर्म के अगेंस्ट बने कि कानून साजी ऐसी की जाए कि ना जो अकलीती लोग हैं वो अपने मजहब को आज़ादाना तौर पर प्रोफेस कर सकें, उस पर अमल कर सकें, और ना ही अपने कल्चर पर अमल कर सकें। जैसे हिंदू हैं तो हिंदुओं का एक तरीका कार है कि वो जब शादी करते हैं तो उनकी शादी का एक जो कल्चर के अंदर, उनके वर्से के अंदर, सकाफत के अंदर उसका तरीका कार है कि वो फेरे लेते हैं और वो मंगल सूत्र पहनाते हैं और ये सारा सारा कुछ। तो उनको उस ऐसा कानून ना बनाया जाए कि वो नहीं कर सकेंगे। तो ये बेसिक नॉर्म ये है कि फंडामेंटल राइट जो कि आपकी रियासत के अंदर, रियासत पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपका फंडामेंटल राइट है जो माइनॉरिटी है कि आपको आपके कल्चर को प्रोफेस करने दिया जाए। अगर नहीं करने दिया जा रहा तो ऐसा कानून बनाया गया है जो कि आपके फंडामेंटल राइट के रूह के अगेंस्ट है, तो फिर वो कोई कानून नहीं है, फिर उसको चैलेंज किया जा सकता है। ऑल लॉज मस्ट फाइंड देयर वैलिडिटी इन द सोसाइटीज बेसिक नॉर्म। और ये सोसाइटी की बेसिक नॉर्म है कि हर रियासत के अंदर रहने वाली जो अकलियत है, जो माइनॉरिटीज होती हैं, हर रियासत का ये फर्ज होता है कि वो माइनॉरिटी के राइट्स की प्रोटेक्शन करे और ऐसी कानून साजी ना करे कि जिससे जो उनका रिलीजन है या उनका कल्चर है उसको प्रोफेस करने में उनके लिए मुश्किलात का सामना हो, which may be as simple as the concept that the constitution was validly enacted। एक छोटी सी एग्जांपल और आपके सामने पेश करूंगा। छोटी सी एग्जांपल एक और। पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान के आइन के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का इजाफा किया गया और उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर यह है कि पाकिस्तान का आइन के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट होगी, पाकिस्तान के अंदर कोई कानून साजी होगी, तो इन इन बेसिक नॉर्म्स को, लीगल नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा कि कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उसकी रूह के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो कोई कानून नहीं है, वो प्योर नहीं है। जब अगर प्योर नहीं है तो फिर उसको चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉर्म? नॉर्म क्या है? अ मॉडल और स्टैंडर्ड, ऐसा मॉडल या स्टैंडर्ड, म्यार एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, जिसको कि सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया हो, और अदर लीगल ग्रुप, सोसाइटी ने या किसी लीगल ग्रुप ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, ऐसे म्यार को तस्लीम कर लिया हो, अगेंस्ट विच सोसाइटी जजेस समवन और समथिंग, कि जिसके अंदर समवन और समथिंग के सोसाइटी ने एक ऐसा म्यार जो है उसको अपना लिया हो कि जिसके तहत समथिंग और समवन उसको जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। An example of a norm is the standard for right or wrong behavior। ये भी एक नॉर्म है कि राइट और रॉन्ग बिहेवियर जो है, मिसाल के तौर पे
राइट और रॉन्ग बिहेवियर के अंदर ये भी नॉर्म के अंदर आता है कि कोई शख्स जो है वो रॉन्ग एक्ट करता है, तो जब रॉन्ग एक्ट करेगा तो कहेगा जी नॉर्म, हमारी नॉर्म के अगेंस्ट है, हमारे स्टैंडर्ड, हमारे म्यार के अगेंस्ट हरकत की है इस शख्स ने। अब ये सिंपल नॉर्म की डेफिनेशन मैं आपके सामने कर रहा हूं, और लीगल नॉर्म जो है वो लीगल वे के तहत कोई लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। नॉर्म क्या है कि ये हमारी नॉर्म है, हमारा म्यार है कि ऐसा नहीं करना। अब वो वही जो नॉर्म है वो लीगल नॉर्म बन जाए, और लीगल नॉर्म से फर्दर आगे जो है वो कानून साजी हो उसकी। व्हाट इज बेसिक नॉर्म? In the legal theory of Hans Kelsen, the law from which all the other laws in a society derive, Kelsen pure theory of law maintains that laws are norms, कि जितने भी कानून हैं वो सारे के सारे नॉर्म ही हैं, वो सारे के सारे म्यार हैं कि किसी को कत्ल नहीं करना, ये म्यार मुकर्रर कर दिया गया। अगर किसी को कत्ल करोगे तो फिर उसकी सजा सजाए मौत है अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड 1860। ये एक नॉर्म है, लीगल नॉर्म है कि किसी को कत्ल नहीं करना, किसी को किडनैप नहीं करना, अबडक्ट नहीं करना, ये लीगल नॉर्म है। अगवा नहीं करना, किसी की प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट नहीं करना, नहीं छीनना उससे, डिकॉयटी नहीं करनी, रॉबरी नहीं करनी, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग नहीं करनी, फॉर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं करना, काउंटरफीटिंग नहीं करनी, मिसचीफ ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं करना। तो ये सारी की सारी लीगल नॉर्म्स ही हैं। Therefore, a society's legal system is made up of its norm, कि जो लीगल सिस्टम होता है सोसाइटी का वो नॉर्म्स पर ही जो है वो खड़ा होता है। एंड ईच लीगल नॉर्म ड्राइव्स इट्स वैलिडिटी फ्रॉम अदर लीगल नॉर्म्स, कि हर जो लीगल नॉर्म है वो तकवीयत हासिल करती है दूसरे लीगल नॉर्म से। अल्टीमेटली द वैलिडिटी ऑफ ऑल लॉज इज टेस्टेड अगेंस्ट द बेसिक नॉर्म, कि हर जो लीगल नॉर्म है वो वैलिडिटी हासिल करती है दूसरी जो लीगल नॉर्म उससे। इसी क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर के अंदर यहां से हम स्टार्ट करेंगे। आज 1 मिनट बाकी रह गया है, तो आज जितना हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ हेंस कैल्सन, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, इसको आपने जितना हमने पढ़ा है इसमें से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, के व्हाट इज द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, what is the pure theory of law of Hans Kelsen, explain, and what are the implications of the pure theory of law, implications of the pure theory of law, what is the question hai, what is the pure theory of law of Hans Kelsen and what are the implications of the pure theory of law। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इसको आपने जो है वो अच्छे से पढ़ना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहां से हमने छोड़ा है वहां से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।